लिए पीएफएससी 2024 के जो एस्पिरेंट्स हैं, जो प्रिपरेशन करने वाले हैं, कर रहे हैं, ये उनके लिए है। जो पेपर 2 हमने बोला था कि वो स्टार्ट हो रहा है, तो वो हमने जो आपको 12th को एक तरह से उसको स्टार्ट किया था। उसमें हमने आपको जो ललित हैं उनसे, उनके साथ एक सेशन रखा था। उसमें से जो आप लोगों में से कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके कुछ क्वेश्चंस क्यूरी थे, और ललित का जो रेगुलर रूप से बैक टू बैक वो एवरी टाइम ही क्वालिफाइड रिटेन एंड पार्टिकुलरली पेपर 2 बहुत अच्छे स्कोर से। तो हमने उसके साथ क्लास का डिस्कशन किया था, चीज़ों को जो किस ढंग से हमें मूव करना है। आज हम इसमें एक तरह से फॉर्मल रूप से, ये लेक्चर 1 है, तो इसमें हम जो पेपर 2 है उसके जो सिलेबस है, डिमांड ऑफ द पेपर और सिलेबस को डिस्कस करेंगे कि आप को किस ढंग से चीजों को समझना है, कैसे आपको मूव करना है, इसके संबंध में हम डिस्कस करेंगे। ये एक कंटिन्यूअस जर्नी है। जिनको भी, जैसे आपको किसी को लगता है कि यस हमें पेड प्रोग्राम ज्वाइन करने से कुछ फायदा है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज आपको लगता है कि कहीं ज्वाइन किए हैं, आप वहां कंटिन्यू करो। कुछ को लगता है हम सेल्फ स्टडी से कर सकते हैं, आप सेल्फ स्टडी से करो। एट द एंड ऑफ द डे ये मायने नहीं रखता है कि आप कहीं आपने क्लासेस किया, कहीं आपने मेंटरशिप लिया, कहीं आपने सपोर्ट लिया। एट द एंड ऑफ द डे आपका मायने रखता है कि आपका रिजल्ट होना चाहिए। एंड यू आर द पर्सन हु इज नोइंग बेटर योर सेल्फ। आप अपने को अच्छे तरीके से जानते हो, आप अपने जो कमियां हैं, आप में जो स्ट्रेंथ है, इन सारी चीजों को जानते हो। तो अपनी जो जानकारी है, अपनी जो स्थिति है, अपनी जो कंडीशन है, उसके अनुसार आपको डिसीजन लेना चाहिए कि हाँ हमारे लिए क्या जरूरी है। कुछ स्टूडेंट्स हैं बोले मैंने सेल्फ स्टडी से किया, तो सेल्फ स्टडी से किया, दैट्स फाइन। सेल्फ स्टडी बेस्ट फॉर्म ऑफ स्टडी है। लेकिन क्या आप सेल्फ स्टडी से कर सकते हो? यदि कर सकते हो तो करो। लेकिन एक्स ने किया तब हम करेंगे नहीं, या एक्स ने कहीं क्लास लिया तो मुझे भी क्लास लेना नहीं। हर पर्सन अलग अलग है, हर की स्ट्रेंथ अलग अलग है। कोई पेपर 1 में बहुत अच्छा कर रहा है, कोई पेपर 2 में बहुत अच्छा कर रहा है, कोई पेपर 1 पेपर 2 दोनों में अच्छा कर रहा है तो पर्सनालिटी टेस्ट में अच्छा नहीं कर रहा है। कोई है पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में एवरेज कर रहा है, लेकिन पर्सनालिटी टेस्ट में उसने बहुत अच्छा किया। एट द एंड ऑफ द डे तीनों कंपोनेंट जो आपके जहां मार्क्स मिलते हैं, एक में 150 मार्क्स, एक में 200 मार्क्स, एक में 250 मार्क्स, तो तीनों कंपोनेंट हम मिलाएंगे तो आपके 600 मार्क्स होते हैं, और उस 600 मार्क्स में आपके मेरिट लिस्ट बनते हैं। अभी तक का जो भी कट ऑफ है, लेस देन 60%। अभी तक देखोगे कि सब हम हमारे टाइम में सब एग्जाम होता था, तो आपके जो स्कोर होते थे 47%, 48%, ये 49% ऐसे ही जाता था, सपोज 49% के आसपास। अभी इधर यदि आप देखोगे तो अब आपका 55+% पहुंच गया है। तो 55% प्लस आपको स्कोर, तो टारगेट आपका ये रखना चाहिए कि हमें 60% स्कोर लाना है। 60% का मतलब है टोटल आपको 360। 360 तभी आएगा जब आप 250 प्लस जो है 260 कर सकते हो। आप पेपर 1 प्लस पेपर 2 में लाने की कोशिश करोगे। और पेपर 1 में अभी इधर कपल ऑफ 1-2 साल में देखो, कुछ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं 170 तक लाए, और पेपर 2 में आपको 110। तो डिपेंडिंग ऑन आप ये, लेकिन अब ये मत सोचो कि हम पेपर 1 में जस्ट 130-40 ले आएंगे और पेपर 2 में भी जस्ट 80 ले आएंगे, तो सिलेक्शन मुश्किल है। हाँ, अब यदि आप रिजर्व कैटेगरी में हो तो कुछ रिलैक्सेशन मिलता है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं मिलता है। अब एक सर्विसमैन वाले को एक्सेप्शन को छोड़ दो, अदरवाइज कट ऑफ काफी हाई जा रहा। तो अपने को रिकॉग्नाइज करो, अपने को रियलाइज करो कि हम किस कंडीशन में हैं। तो इसमें हम और सिलेबस को देखेंगे। जहां भी आपका जो पेपर होता है वो बीच बीच में चेंजेस होते रहते हैं, लेकिन अभी तक अभी जो है पेपर 2 खास करके, पेपर 2 में क्या है, चीजें फिक्स है मोर और लेस। हाँ, लेकिन टॉपिक आपके डायनामिक हैं। टॉपिक डायनामिक में टॉपिक भी करीब करीब फिक्स हैं, लेकिन उसमें जो है चेंजेस काफी होते रहते हैं। सेम पैटर्न पैटर्न आप देखोगे कि लास्ट 2013, जो 2013 है बैच, उससे आपका पैटर्न चेंज नहीं हुआ है। ये हेयर एंड देयर वो छोड़ दिया जाए तो मोर और लेस आपका वो पैटर्न सेम है 2013 से। तो देखा जाए तो 10 ईयर्स से आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो सेम है। तो जैसे जैसे आप कहीं भी देखो सब पैटर्न चेंज होता है। तो फर्स्ट टाइम पैटर्न चेंज होगा तो उसमें कट ऑफ नेक्स्ट ईयर थोड़ा कम जाता है।
लेकिन जैसे जैसे चीजें समझ में आती जाती है स्टूडेंट्स को, जो प्रैक्टिस करते चलते हैं, तो उनके लिए वो आसान लगता है। पेपर टू का अभी स्कोर एक्स्ट्रा आने का एक ये रीजन है कि ए लॉट ऑफ स्टफ आज आपके पास अवेलेबल हैं, ए लॉट ऑफ गाइडेंस अवेलेबल हैं, और बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो ऑलरेडी सीएससी का मेंस लिखे हुए रहते हैं या सीएससी के लेवल से प्रिपरेशन करते हैं। आप एवरी टाइम देखोगे तो मैं समझता हूं कि जितने सिलेक्शन होते हैं तो 50% स्टूडेंट्स हैं ऐसे जो इधर मेंस लिख चुके हैं या लिखने वाले हैं। एटलीस्ट 50% ऐसे हैं, और कुछ एक हैं कि जो 2 नंबर से प्री नहीं क्वालिफाई किए सिविल सर्विसेज का, तो वैसे में टफनेस थोड़ा सा बढ़ जाता है। आप देखो जैसे 280 कट ऑफ या 290 कट ऑफ, 290 कट ऑफ और 345 कट ऑफ या 340 ही इसको करो, तो 290 और 340 में बहुत ज्यादा का डिफरेंस है, 50 मार्क्स का डिफरेंस है। 290 करो और 340 तो 50 मार्क्स, ये बहुत ड्रास्टिक जंप है। तो आप सबके लिए यदि बढ़ रहा है तो सबके लिए, जैसे आप किसी भी क्रिकेट के एनालॉजी को लो, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट आई एम नॉट इंटरेस्टेड मच इन क्रिकेट और मैं देखता भी नहीं हूँ, मुझे पता भी नहीं है कि किसका मैच क्या चल रहा है, लेकिन स्टिल आई गिव एग्जांपल कि जैसे अभी शायद रिसेंटली इस ईयर के वर्ल्ड कप में देखो, शायद जो साउथ अफ्रीका ने 428 रन बनाए और ये वर्ल्ड कप का हाईएस्ट इवर स्कोर है। इंडिया ने कभी नामीबिया शायद के खिलाफ बनाया था 412 या 413। तो सोचो, एक टाइम जो वनडे क्रिकेट में 50 ओवर में 200 रन बनाना कभी मुश्किल होता था, आज 400 प्लस रन बन रहा। तो अब ये चीज नहीं कर उसी टाइम के लिए रहोगे, जैसे जैसे टेक्निकलिटी बढ़ता जाता है, टेक्नोलॉजी बढ़ता जाता है चीजें, तो वैसे यहाँ स्टडी में भी है, चीजें होते रहती है। हर एग्जाम में देखोगे टफनेस लेवल बढ़ा है, क्योंकि एक तो पढ़ने वाले लोग बढ़े हैं, मेंटरशिप बढ़ा है, टीचर्स बढ़े हैं, सारी चीजें आपकी पास अवेलेबिलिटी। लेकिन आप यदि जमाने के साथ, आप टाइम के साथ मूव कर रहे हो, आप समय के साथ आगे मूव करते चल रहे हो, तो आप सरवाइव करोगे। यदि आप समय के साथ मूव नहीं करते हो तो आपके लिए मुश्किल होती है, आपके लिए चीजें डिफिकल्ट होती है। तो हम इसमें से सबसे पहले हम सिलेबस देखेंगे। तो सिलेबस में क्या है, जो पेपर टू का है उसको हम जनरल स्टडीज एसे एंड कम्प्रिहेंशन कहते हैं। तो पार्ट ए पार्ट बी, इसमें से टू पार्ट्स हैं, डिवाइड किया हुआ है। ये जो हमने यूपीएससी जो सिलेबस आपका है, जो असिस्टेंट कमांडेंट, जो आपका असिस्टेंट कमांडेंट का सिलेबस है ऑफिशियल, उसी से हमने ये लिया है। अब इसको ऑब्वियसली है बाद में हम और एक्स्ट्रा ब्रेकअप करके धीरे धीरे करके उसको चीजों को चलेंगे। तो पार्ट ए में क्या है कि ऐसे क्वेश्चंस विच आर टू बी आंसर्ड इन अ लॉन्ग नैरेटिव फॉर्म ईदर इन हिंदी और इंग्लिश, totaling 80 marks. The indicative topics are modern Indian history, especially of the freedom struggle, geography, polity, economy, knowledge of security and human rights issues, and analytical ability. तो हम क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, उनको भी कमिंग डेज में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ये इसमें, तो इसमें क्यों, इसमें आपके पास चॉइस है कि जो हिंदी मीडियम के कैंडिडेट हैं वो हिंदी मीडियम में लिख सकते हैं, जो इंग्लिश मीडियम के कैंडिडेट हैं वो इंग्लिश मीडियम में लिखेंगे। जो ऐसे है होता है वो ओपन एंडेड क्वेश्चन होता है। ओपन एंडेड क्वेश्चन का मतलब क्या है कि आपके पास मोर फ्लेक्सिबिलिटी होती है। हाँ, अब जैसे वर्ड्स हैं, वर्ड्स लिमिट आपके दिए हुए रहते हैं अप्रॉक्स 300 वर्ड्स में, लेकिन वही 300 वर्ड्स में कोई एक क्वेश्चन होता है और उसके आंसर पूछा जाता है। तो क्वेश्चन आंसर जो होते हैं वो आपके क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन होते हैं, कि जहां आपके पास लिमिट रखा हुआ है कि इस लिमिट से डेविएट नहीं करना। मैं यहाँ वर्ड लिमिट की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ मैं कर रहा हूँ कि जो इंफॉर्मेशन आप पुट करोगे, जो कंटेंट आप पुट करोगे। लेकिन ऐसे में आपके पास ओपन एंडेड होता है कि आप चाहो तो डायमेंशन एक्सप्लोर कर सकते हो, लेकिन सिंस आपके पास ओनली 300 वर्ड्स हैं तो आप बहुत ज्यादा डिविएट नहीं हो सकते हो। जैसे मैं अपनी बात बता रहा हूँ, तो मैं 2012 और 13 ऑलरेडी मल्टीपल टाइम में बता चुका हूँ कि 2012 और 13 दोनों में लिखा, दोनों में रिटन क्लियर किया और 13 में फाइनल सिलेक्शन लिया। तो 2012 में क्या था कि वन ऐसे लिखने आता था तो 800 वर्ड्स का था। अब 800 वर्ड्स में तो आपके पास बहुत सारी चीजें होती है ना। या अभी सिविल सर्विसेज का देखो, तो सिविल सर्विसेज में भी कुछ टाइम वन ऐसे लिखने आता था तो 2000 से 2200 2400 वर्ड्स तक में लिख सकते थे। और या अभी जो आ रहा है तो 1000 से 1200 के बीच में दो ऐसे लिखना है, यानी सेम सिचुएशन कि दो ऐसे, सेक्शन ए सेक्शन बी।
आपके पास है। तो सेक्शन ए में 4 दिया हुआ है, 1 चूज करना है। सेक्शन बी में 4 दिया हुआ है, उसमें से चूज करना है। लेकिन इसमें आपके 300 दिया हुआ है, 300 वर्ड्स का एक 4 ऐसी 6 टॉपिक्स दिए हुए हैं और 4 आपको सेलेक्ट करना है। तो सिलेक्शन लिटिल टफर हो जाता है कि किसको छोड़ें। लेकिन जब 4 होता है और 1 लिखना है तो आपके पास चॉइसेस ज्यादा है, लेकिन ये मायने नहीं रखता है। यदि आपको 100 भी दे दिया जाए और यूपीएससी स्टैंडर्ड में, तो आपको उस 100 में एक सेलेक्ट करना मुश्किल होगा। तो यूपीएससी धीरे धीरे स्टैंडर्ड बढ़ाता जा रहा है हर एग्जाम का। और ये जितनी जल्दी स्वीकार कर लोगे, जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे, उतना ज्यादा फायदा आपके लिए होता है। तो एक्सेप्टेबिलिटी, जो एक्सेप्टेंस है कि यस दिस इज द ट्रूथ ऑफ द डे, ये जो पेपर है वो ग्रेजुअली धीरे धीरे टफ होता जा रहा है। आप इसको मान लोगे, लेकिन आप अपने अनुसार स्ट्रेटजी चेंज करोगे। हर वो चीज में चेंज इज द ओनली कांस्टेंट थिंग इन दिस वर्ल्ड। तो इसमें भी चेंजेस हो रहे हैं। टॉपिक आपके सेम मोर और लेस रहेंगे, लेकिन उसको आई आई रिमेम्बर दोज डेज कि जब मैं ऑफलाइन क्लास में चीजें पढ़ाया करता था, तो कुछ स्टूडेंट बोले सर ऐसा है ना कि आप पेपर थोड़ा टफ दे देते हो। बोले मैं टफ क्यों दूं, जो क्वेश्चन आता है उसी में। मैंने बोला ठीक है, अगला जो टेस्ट होगा उसमें गाय पर लेख लिखने देंगे, वो तो बचपन से लिख रहे हो। तो बोले बिल्कुल सर, मजा आ जाएगा। अब मैंने काव पर दिया, तो उनको लगा कि सर ये तो उससे ज्यादा टफ है। तो गाय पर सीधा मैं गाय पर नहीं दे दूंगा ना, महात्मा गांधी पर आप ये ऐसे लिखे हो, तो महात्मा गांधी पे भी दूंगा तो वो चैलेंजिंग होगा, और यूपीएससी वो देगी तो वो चैलेंजिंग होगा। इस पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें को चलना है। एक चीज ध्यान रखो, जो स्टाइल है, पेपर 2 में आपको स्टाइल मेनली सीखना है, और कंटेंट बहुत सारा आपको पेपर 1 से ही लेना है। जो आप एडिटोरियल वगैरह है, रेगुलर रूप से आप एडिटोरियल पढ़ोगे। आप हिंदी मीडियम के हो तो हिंदी वाला एडिटोरियल पढ़ो, चाहे आप चाहो तो हिंदी मीडियम वाले जो हो डेली बेसिस पे दैनिक जागरण का पढ़ सकते हो, जो एडिटोरियल है वो। या फिर जनसत्ता का एडिटोरियल अच्छा आता है, उसको पढ़ सकते हो। तो किसी का ले सकते हो। आप अज्ञान नहीं है तो आप जो भी मर्जी है लो अपनी चॉइस के अनुसार, लेकिन मैं समझता हूँ कि या तो दैनिक जागरण या फिर जनसत्ता का एडिटोरियल पढ़ो। इंग्लिश मीडियम, इवन आप हिंदी मीडियम के हो तो जो पार्ट बी है उसके लिए तो आपको इंग्लिश वाला पढ़ना ही पड़ेगा। तो यदि हिंदी मीडियम के हो तो ये कोशिश करो कि वीक में जो है हम 2 डेज एटलीस्ट है जो इंग्लिश वाला न्यूज़पेपर ले लें, और बाकी डेज जो है वो हिंदी वाला। तो ताकि थोड़ा थोड़ा चीजें आपका चलते रहे, जो कंटेंट है वो हिंदी वाले से प्रिपेयर होता रहे, और इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका 2 दिन आप लो एटलीस्ट, तो चीजें चलते रहे। तो ये आपका पेपर 2 में जो पार्ट ए है, पार्ट ए में आपके पास चॉइस है कि अगर हिंदी और इंग्लिश कोई 80 मार्क्स इसमें है। तो अभी 4 ए से आपके आते हैं अप्रॉक्स 300 वर्ड्स ईच, यानी कि 1200 वर्ड्स के करीब लिखना है। तो जब 400 वर्ड्स हम कहते हैं तो एग्जैक्ट 300 वर्ड्स हम जब कहते हैं तो 300 वर्ड्स तो एग्जैक्ट लिख नहीं सकते हो ना, तो प्लस माइनस 10% या 20% तक चलता है। स्टैंडर्ड है 10%, आप प्लस माइनस लेकर के चलो, और ऐसे डेविएट कर सकते हो अप टू 20%। क्योंकि 20% जब प्लस करते हो तो 360 वर्ड्स हो जाते हैं। तो 60 वर्ड एक्स्ट्रा करोगे तो आपके कितने हो जा रहे हैं, 240 वर्ड्स एक्स्ट्रा हो जाएंगे। तो जो 1200 वर्ड्स लिखने हैं वो आपको 1440 वर्ड्स करीब हो जा रहे हैं। तो उसमें टाइम लगता है लिखने में भी, तो इसको भी आपको इस फैक्टर को भी ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट आपका जो है पार्ट बी। पार्ट बी में आपका क्या है, कंप्रिहेंशन है, आरसी रीडिंग कंप्रिहेंशन, प्रेसी राइटिंग है, अदर कम्युनिकेशन और लैंग्वेज स्किल। अदर कम्युनिकेशन और लैंग्वेज स्किल में क्या है आपका, आर्गुमेंट राइटिंग है कि डेवलपिंग काउंटर आर्गुमेंट, रिपोर्ट राइटिंग। तो क्या है कि इसमें 120 मार्क्स, तो टोटल आपका 200 मार्क्स का ये पेपर है, पेपर 2। उसमें से 80 मार्क्स को तो ऐसे हो गया, और 120 मार्क्स बचा हुआ, नहीं कि उसको ओनली इंग्लिश में करना है। तो जब ओनली इंग्लिश में करोगे तो ये 120 मार्क्स हैं, तो इसमें से क्या होता है, ये आपके जो 40 मार्क्स के रिपोर्ट राइट ये आर्गुमेंट आते हैं 2 into 20। तो ये आर्गुमेंट है जो 2 into 20, 20 मार्क्स के जो रिपोर्ट है 2 into 10। तो ये रिपोर्ट है 1 आपका जो ये आरसी होता है रीडिंग कम्प्रिहेंशन, तो आरसी 1 आपका प्रेसी 15 मार्क्स का प्रेसी होता है, और 25 मार्क्स का ग्रामर वाला में है, उसमें भी 3 कंपोनेंट है। फर्स्ट कंपोनेंट प्योर ग्रामर 10 मार्क्स का, सेकेंड वाले में आपको सेंटेंस बनाना है 10 मार्क्स का, यानी कि 5 वर्ड्स या फ्रेज या समथिंग दिया हुआ।
थर्ड जो कंपोनेंट है ये आपका जो 5 मार्क्स का है उसमें सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए कहा जाता है। तो इसमें हम क्वेश्चन पेपर जो प्रीवियस ईयर के हैं उसको भी डिस्कस करेंगे कमिंग डेज में। ऑब्वियसली जो कुछ चीजें होती है, कुछ कंपोनेंट होता है वो हम ओपन में, लेकिन ऑब्वियसली जो पेड वाले हैं उनको सारी चीजें जो है हम डिस्कस करेंगे, एक एक करके कमिंग डेज में सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। तो अब सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे सो कमिंग डेज में, तो उसको एक तो क्वेश्चन पेपर को हम डिस्कस कर लेंगे, कुछ जो आए हुए आपके क्वेश्चन पेपर हैं प्रीवियस 2-3 इयर्स के, और उसके बाद जो है हम ग्रामर से स्टार्ट करेंगे। तो ग्रामर में एक्चुअली एज सच टेंस जो है डायरेक्ट आपके सिलेबस में एज सच नहीं दिया हुआ है, लेकिन टेंस आपको पढ़ना है। क्यों? क्योंकि जितने भी आप सेंटेंस बनाते हो, तो सेंटेंस बनाते हो तो उसमें टेंस का जो खास करके प्रेजेंट टेंस का सबसे ज्यादा यूज करते हो। जो भी सेंटेंस है किसी न किसी टेंस में तो होगा। अब जब हम स्पेसिफिक से देखा जाए तो मॉडर्न ग्रामर और ट्रेडिशनल ग्रामर के अनुसार ही हम पढ़ते हैं जनरली कि पास्ट टेंस, या प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, यानी कि वर्तमान में जो कुछ काम हो रहा है तो उसको हम प्रेजेंट में देखते हैं, पास्ट में जो कुछ हो चुका है और फ्यूचर में जो कुछ होने वाला है। लेकिन सेंटेंसेस को जब हम देखेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको थोड़ा सा लगेगा इंटरमिक्स टाइप का है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल लो कि प्रधानमंत्री कल पटना आएंगे, तो ये आएंगे ऐसे देखा जाए तो फ्यूचर है, लेकिन इसको इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर इज कमिंग टू पटना टुमारो, ठीक है, या प्राइम मिनिस्टर कम्स टू पटना टुमारो। तो इसको भी कभी कभी यूज कर देते हैं, लेकिन हमें चलो ठीक है, मतलब प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर उस सेंस में ही देखना है। पार्ट ऑफ स्पीच में आपका 8 है, तो 8 टोटल में है, लेकिन जो क्वेश्चंस इधर पूछे जा रहे हैं सबसे ज्यादा प्रीपोजिशन का यूज होता है। प्रीपोजिशन का यूज जो है वो डायरेक्ट, एक टाइम था कि 5 मार्क्स का डायरेक्ट प्रीपोजिशन से क्वेश्चन पूछा जाता था, लेकिन अभी वो सिस्टम नहीं है कि अभी डायरेक्ट आपका प्रीपोजिशन से स्पेसिफिक जो है क्वेश्चन उस ढंग से नहीं पूछा जा रहा, लेकिन प्रीपोजिशन का यूज होता है। प्रीपोजिशन को हटा दोगे तो फिर सेंटेंसेस जो है, आई एम गोइंग टू मार्केट, अब उससे टू हटा दो तो आई एम गोइंग मार्केट, तो समटाइम अच्छा ये नहीं लगता है। फॉर एग्जाम्पल राम इज सीनियर टू श्याम, तो राम इज सीनियर श्याम, अब ये नहीं अच्छा नहीं लगता ना, तो उसमें आप प्रीपोजिशन लगाते हो। तो प्रीपोजिशन यानी कि सो नाउन है वो उसके पहले, या प्रोनाउन है उसके पहले आप लगाते हो। प्री का मतलब पहले, पोजीशन का मतलब स्थान। तो एक तरह से कह सकते हो कि टू 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 वर्ड्स जो हैं उसके बीच में ये लिंक स्टेब्लिश करता है। वर्ब, वर्ब के बिना आप जैसे आई, सिंपल बोलो आई या वी, अब क्या उसमें कुछ तो लगाओगे, तो आई एम, तो ये आई एम यदि बोलते हो मैं हूं, तो इसका मतलब क्या है, एम यहाँ वर्ब है। यहाँ एम सिंपली आई एम हम कहते हैं, तो एम जो है प्रिंसिपल वर्ब हो गया। लेकिन आई एम गोइंग टू मार्केट, तो यहाँ फिर एक्सिलरी वर्ब हो गया एम, आई एम गोइंग टू मार्केट, तो गोइंग यहाँ, तो वर्ब आपका इंपॉर्टेंट है। प्रोनाउन, प्रोनाउन से भी बीच में देखोगे कि कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट कभी कभी पूछे गए हैं, तो आपको प्रोनाउन पढ़ना है, नाउन पढ़ना है, कंजंक्शन पढ़ना है। अब इंटरजेक्शन का जो है डायरेक्ट एक तरह से उस ढंग से सेंटेंसेस नहीं आ, ट्रांसफॉर्मेशन वाले में आप थोड़ा सा यूज कर सकते हो, लेकिन अदरवाइज ये जो मेनली है इसका यूज ज्यादा आप करते हो, ठीक है ना। तो आप अदरवाइज देखोगे तो आप एडजेक्टिव का भी यूज करते ही हो, एडवर्ब का भी यूज करते हो, लेकिन इन मेजोरिटी जो है ये इनको हम सारे को देखेंगे, लेकिन इन पर थोड़ा सा, जैसे हम वर्ब, वर्ब है पूरे हम क्लास को डिवोट करेंगे। प्रीपोजिशन में हम मल्टीपल टाइप, मल्टीपल क्लासेस आपको डिवोट हम करेंगे, तो आपको ये सारे को देखना है। फिर सिंटैक्स, सिंटैक्स का मतलब होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसमें एक सबसे जो बहुत सारे रूल्स हैं, लेकिन एसएसपीपी जो है मेन है आपका। एसएसपीपी का मतलब है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब हम लगाते हैं, तो ये एसएसपीपी ये इंपॉर्टेंट है आप, और इसके आधार पे बहुत सारे चीजों को देखोगे कि जहां हमको सिंगुलर लगाना है वहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट जहां है सिंगुलर लगाएंगे, और जहां सब्जेक्ट प्लूरल है वहां हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। फिर आपका आता है सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन करना, तो अफर्मेटिव से निगेटिव एंड वाइस वर्सा, मतलब निगेटिव से अफर्मेटिव। अब ये देखो, जब आगे पढ़ोगे कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जब आपको पता नहीं होता है, तो ये होता है कि आई एम ऑनेस्ट, तो कुछ स्टूडेंट करते हैं अच्छा अच्छा ये आई एम ऑनेस्ट, ये रियली मैं टेस्ट में मैं देखा हूँ ऐसा सिचुएशन हुआ है, तो आई एम ऑनेस्ट, तो ये लिख देते हैं आई एम नॉट इन डी, आई एम नॉट ऑनेस्ट। देखो यहाँ मीनिंग चेंज हो गया, आई एम ऑनेस्ट, आई एम ऑनेस्ट और आई एम नॉट ऑनेस्ट, तो ये मीनिंग चेंज हुआ।
जब भी हम सेंटेंस के ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो मीनिंग चेंज नहीं करते हैं, जो मीनिंग है वो उसी सेंस में रहता है। तो जब ये है कि आई एम ऑनेस्ट, तो ये होगा आई एम नॉट डिसऑनेस्ट, यानी कि मैं बेईमान नहीं हूं। जब मैं बेईमान नहीं हूं, ईमानदार हूं, और वाइस वर्सा का ये। फिर असर्टिव से इंट्रोगेटिव, देखो जो अफर्मेटिव और निगेटिव इन दोनों को कंबाइंड को ये हम कहते हैं असर्टिव। तो असर्टिव का मतलब है कि अफर्मेटिव भी है और निगेटिव भी है। तो अफर्मेटिव प्लस निगेटिव इन दोनों कंबाइंड को हम क्या कहते हैं, असर्टिव सेंटेंस। और इसको इंट्रोगेटिव में बदलना है और वाइस वर्सा, यानी इंट्रोगेटिव को ये असर्टिव में। तो इसमें क्या होता है कि यदि इसमें नोट लगा हुआ यानी कि निगेटिव है, तो हम इसमें निगेटिव नहीं लगाते हैं। इसमें निगेटिव नहीं है, अफर्मेटिव है, तो यहाँ निगेटिव लगाते हैं। नेक्स्ट है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी का मतलब होता है विस्मयादि बोधक। कुछ इस तरह कहते हैं ना, रामायण मान कर क्या रावण मारा गया, तो मतलब आश्चर्य आपको हो रहा है, तो उसको है कि ये जैसे है कि कुछ एक्सक्लामेशन, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, या व्हाट द व्हाट द ब्यूटीफुल नाइट, या फिर है व्हाट द डार्कनेस ऑफ द नाइट। इस टाइप का जो सेंटेंस है तो एक्सक्लामेटरी होता है, उसको आपको असर्टिव में कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट ये आपका डिग्री, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव और ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, यानी कि 6 टोटल होगा। यानी कि जो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से आप कंपैरेटिव और सुपरलेटिव करोगे, फिर कंपैरेटिव को 2 फॉर्म में, पॉजिटिव और सुपरलेटिव, सुपरलेटिव को 2 फॉर्म में, तो पॉजिटिव और कंपैरेटिव। तो ये 6 हुए आपके, उसमें से ये भी इंपॉर्टेंट है, एवरी टाइम क्वेश्चन आपका आता है। नेक्स्ट आपका है सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन आपका आता है। एक और ब्यूटी इसमें है कि जब इन सेंटेंसेस को सीखते हो तो कुछ जो सेंटेंस फ्रेमिंग में ब्यूटीफाई अपने जो लाइन को, जैसे जो ललित का सेशन था उसमें से ये बोला था ना ललित ने कि देखो यदि आप किसी भी चीज को, कुछ कीवर्ड्स को, एक्स्ट्रा कीवर्ड्स को यूज करते हो तो आपका वो ब्यूटीफाई होता है। तो इन सेंटेंसेस को थोड़ा सा जब समझोगे, सेंटेंसेस को, कम्प्लेक्स को, सिंपल को, कंपाउंड को, तो आपका वो सेंटेंस को ब्यूटीफाई करने में हेल्प करेगा। क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग में क्या होता है कि हम कंफर्मेशन किसी चीज को करते हैं। वो जैसे कहते हैं ना, किसी को पूछते हैं मिठाई आपने किसी को खिलाया या आपने खाना खिलाया, बोले कि खाना बहुत अच्छा है ना, है ना, मतलब आप स्ट्रेस एक तरह से दे रहे हो। तो ये क्वेश्चन टैग होता है। तो क्वेश्चन टैग आपका जो होता है उसमें भी सब में 2 पार्ट ऐसे होते हैं, यानी कि जो एक मेन सेंटेंस है और दूसरा टैग है। तो यदि मेन सेंटेंस आपका अफर्मेटिव होता है तो टैग जो है निगेटिव होता है, और मेन सेंटेंस यदि निगेटिव है तो टैग जो है, क्वेश्चन टैग जो है वो पॉजिटिव होता है, ये अफर्मेटिव होता है, उसको देखना है। फिर रिमूव टू, टू का मतलब होता है बहुत निगेटिव सेंस में। जैसे बोलते हो ना, नॉर्मल बोलते हो इट्स टू मच, सिंपल यदि कोई बोलता है ना इट्स टू मच यार, तो इसका मतलब क्या होता है ना कि अब इससे ज्यादा बर्दाश्त करने लायक नहीं है। तो ये उसको टू को हमें हटाना है। जैसे यू आर गिविंग टू लेस टाइम, मतलब क्या है कि आप सपोज कोई कहता है यू आर गिविंग टू लेस टाइम टू प्रिपरेशन, तो यदि इसका ये अर्थ होता है कि जितना टाइम देना चाहिए था आपको प्रिपरेशन के लिए, जो एग्जाम है, सो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसका आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो जितना टाइम देना चाहिए था आप उतना नहीं दे रहे हो, कि आप जो जरूरत से बहुत कम दे रहे हो। या वी आर हैविंग टू लेस मनी, सिंपल यदि ऐसे बोला जाए, वी आर हैविंग टू लेस मनी, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास इतना कम पैसा है जितना से काम नहीं चल सकता है। तो जो हमारा प्रॉपर काम चलने के लिए, हमारा जो प्रॉपर वर्क होने के लिए और पैसे की जरूरत थी, लेकिन हमारे पास। नेक्स्ट आपका है वॉइस, एक्टिव टू पैसिव एंड वाइस वर्सा। एक्टिव वॉइस, वॉइस में क्या होता है ना कि जो आपका करता है, जो सब्जेक्ट है, वो उसकी प्रधानता होती है, और पैसिव में जो होता है वो ऑब्जेक्ट जो है प्रायोरिटी प्राप्त करता है। ठीक है, पैसिव। तो एक्टिव में कि हमने एक्टिवनेस, जैसे है ना कि मैंने ये काम किया, और पैसिव में क्या है, यह काम मेरे द्वारा कराया गया, तो यह काम इंपॉर्टेंट है पैसिव में। और एक्टिव में क्या है, मैंने कराया, मैं ओके ठीक है, सो दैट्स द थिंग। तो एक्टिव एंड पैसिव को आपको ट्रांसफॉर्म करने में।
फिर है नरेशन। नरेशन में आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एंड वैसे वर्सा। तो जो डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट यानी कि इसमें से डायरेक्ट जो होता है कि जो वक्ता के कथन को, जो इन्वर्टेड कॉमा में आप जब भी लिखते हो ना, जैसे आप किसी पर्सन का कोटेशन लिखते हो, तो कोटेशन लिखते हो तो क्या है, उस पर्सन के स्टेटमेंट को जो पर्सन ने, मान के चलो कि महात्मा गांधी, एपीजे अब्दुल कलाम, भीमराव अंबेडकर, अल्बर्ट आइंस्टाइन, या जिस भी किसी पर्सन ने कुछ कहा है, कुछ चीज को कहा, तो हम उनके सेंटेंस को एज सच, जैसा उन्होंने कहा है उसी फॉर्म में लिखते हैं, उसी तरीके से लिखते हैं। तो हम उसको जो है वो क्या करते हैं, उसको डायरेक्ट में बोलते हैं। और जब हम उसको अपने फॉर्म में कर देते हैं तो उसको इनडायरेक्ट में, ये इसको हम जैसे ऐसे में भी बहुत बार आप लिखते हो ऐसे या कुछ और चीजों में, तो ए लॉट ऑफ टाइम होता है, कुछ कैंडिडेट्स हैं किसी पर्सन का स्टेटमेंट तो लिख देते हैं, लेकिन उस पर्सन किसका है ये नहीं लिख पाते हैं। तो जब ये नहीं लिख पाते हो, इसका मतलब है कि आपने उनका कंटेंट तो ले लिया, लेकिन आप ड्यूली क्रेडिट नहीं दे रहे हो। तो आपको क्रेडिट देना, तो यदि हमें नहीं पता है तो किसी भी सेंटेंस है, कोई भी किसी भी पर्सन का सेंटेंस है, तो उसको हम अपने फॉर्म में ये करते हैं। फिर आपका है आर्टिकल है ए एन और द। तो ये आपका जो दोनों ए और एन इनडिफिनिट है, और डी जो है डेफिनिट है, इसे डिटर्मिनेंट्स भी कहते हैं। फिर आपका है इम्फेटिक सेंटेंस, जैसे आई हैव अ पेन, आई डू हैव अ पेन, यानी स्ट्रेस दे रहे हैं कि मेरे पास एक कलम है, ठीक है, या कलम है तो, ठीक है, जैसे ये कहते हैं ना कि क्या है आपके पास लिखने के लिए कलम, बोले है तो मीन्स देने की जरूरत नहीं है, मेरे पास है, हम अपना अपनी कलम से वो लिखेंगे। तो ये आपका जो होता है ये इम्फेटिक है। नेक्स्ट आपका जो है सिंगुलर से प्लूरल। तो सिंगुलर से प्लूरल देखा जाए तो ये अब डायरेक्ट ये आपको अभी नहीं आता है, एक समय था कि इसमें से आता था। सेंटेंस जो बनाते थे उसमें आता था कभी कभी कि सिंगुलर दिया हुआ है 5 आपके, उसको प्लूरल बनाना है, और उससे क्या करना है, सेंटेंस प्लूरल फॉर्म से या सिंगुलर से जो भी आपको, लेकिन सिंगुलर से प्लूरल बनाना आता था। फिर आपका जो है मैस्कुलिन से फेमिनिन, ये भी आपका आता था, मैस्कुलिन टू फेमिनिन, ठीक है। मैस्कुलिन टू फेमिनिन आपका ये भी आता था कि इसको मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाओ, और उसके बाद जो है उनको सेंटेंस में लिखो, तो ये भी पहले आपका आता था। फिर आपका है होमोनिम्स। होमोनिम्स का मतलब है कि इधर प्रोनाउंसिएशन प्रोनाउंसिएशन सेम हो, या मतलब सिमिलर हो, या तो है स्पेलिंग सेम। अब जैसे जस्ट इमेजिन करो कि डेट, तो डेट का मतलब क्या होता है, एक तारीख भी है आपका और एक खजूर भी है। अब डियर और डियर, तो दोनों डियर डियर, एक का मतलब आपका हिरन, और एक का मतलब है आपका जो है जो रिस्पेक्टेड पर्सन के लगाते हो आप, माय डियर, ये। अब शिप, और शिप, अब शिप ये मतलब क्या है, आपका पानी का जहाज है, और ये मतलब है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन ये आए हैं आपके एग्जाम में, जो हमने ये टॉपिक लिए हैं, ये लास्ट 10+ ईयर के जो आपके क्वेश्चंस हैं, टॉपिक्स हैं, उसके संबंध में हमने ये करा है। नेक्स्ट आपका सिनोनिम्स। सिनोनिम्स का मतलब क्या है आपका, कि जो मीनिंग आपका ये है सेम, जो मीनिंग निकले। एक्चुअली देखा जाए तो एग्जैक्ट कोई भी सिनोनिम नहीं होता, लिटिल स्लाइटली डिफरेंसेस आपके होते हैं, लेकिन फिर भी जो सिमिलर टाइप के, जो क्लोज टू क्लोजेस्ट जितना पॉसिबल हो, तो वो सिनोनिम्स आपको लिखने होते हैं। एंटोनिम्स आपको समटाइम ये लिखने होते हैं। तो ये सब आप जानोगे, वर्ड पावर आपका स्ट्रांग होगा तो ज्यादा फायदा है। फिर आपका जो है फ्रेज एंड मीनिंग और प्रोवर्ब, ये सब जो है उसके मीनिंग आपको फ्रेजेस हैं। फिर ये कुछ जैसे हम दो प्रीपोजिशन जब पढ़ाएंगे तो उसमें अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन में आपको बहुत सारी चीजें पढ़ाएंगे,
एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन में तो बहुत सारा आपको एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन में चीजें कवर किया जाएगा, उसको बताया जाएगा। फिर आपका है कुछ सेंटेंस स्ट्रक्चर और सेंटेंस करेक्शन आपको कराया जाएगा, ठीक है। और फिर आपका कंबाइंड सेंटेंसेस, जो टू और मोर सेंटेंसेस है, उनको कराया जाएगा। तो ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं, 17 टॉपिक्स हमने दिया। अब इन 17 को आप ब्रेक करोगे, देखो आप 17 को ब्रेक करके और एक्स्ट्रा में है, जैसे अब होमोनिम्स को हम अलग लिख देते, सिनोनिम्स को अलग लिख देते, एंटोनिम्स को अलग लिख देते, फ्रेजल वर्ब को अलग लिख देते, प्रोवर्ब वगैरह को अलग लिख देते, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस स्ट्रक्चर में आपका 10 टाइप का लिख दे। तो किसी भी टॉपिक को आप एक्स्ट्रा भी पुश कर सकते हो, एक्स्ट्रा भी ब्रेक कर सकते हो, और इनको कंबाइंड भी कर सकते हो। ये चॉइस आपके पास हमेशा होता है। तो ये रट में टॉपिक है, हमने आपको ये समझा दिया कि जो ये ग्रामर वाले टॉपिक्स हैं। और अदर टॉपिक्स आपने देखा कि आपके पास ऐसे होते हैं, ऐसे। अब ग्रामर में लगेगा कि 25 जस्ट मार्क्स का है और इसमें से इतना चीजें नहीं। ये हमेशा ध्यान रखो कि इसको सिंगुलर में लेकर के नहीं चलो कि सिर्फ ग्रामर अलग है और चीजें अलग है। यदि आप बेटर ग्रामर जानते हो तो दूसरे कंपोनेंट्स को भी अच्छा लिख पाओगे। वर्ड पावर आपके पास अच्छा है तो दूसरे कंपोनेंट्स को भी आप बेटर लिख पाओगे। जितना आप चीजों को ब्यूटीफाई कर पाओगे, जितना आप चीजों को पर ग्रास्प होगी, आपकी पकड़ होगी, आपकी मजबूती होगी, उतना आपके लिए फायदा होगा। तो इसको मेयर आप सिर्फ और सिर्फ ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना है, चीजों को अलग और भी देखना है। तो ये हम करेंगे। फिर आप ये जैसे ऐसे है, आप हिंदी में लिखते हो तो बेसिकली हिंदी वाला करना पड़ेगा। फिर आर्गुमेंट है, फिर आपका रिपोर्ट है, फिर आपका रीडिंग कंप्रिहेंशन है, और फिर आपका प्रेसी है। तो इन सारे पर हम आपको ये करेंगे। कुछ कुछ जैसे होगा, कभी कभी जैसे मैं हमेशा ये करता हूँ, कुछ कुछ होगा कि जो टॉपर्स हैं, जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं जिनका पेपर 2 अच्छा है, कभी कभी हम कुछ उनसे सेशन उनके साथ रखेंगे, उनके साथ ये करेंगे, ठीक है। तो आपको रेगुलर रूप से चीजों को वर्क करना है। और आप कभी भी ये नहीं सोच सकते हो, एक हमेशा ललित वाले में भी हमने आपको उस सेशन में बताया था कि कभी भी आप ये मत सोचो कि हम हिंदी मीडियम के हैं, या हमारी स्कूलिंग अच्छी नहीं हुई, या मैं उस ऐसे बैकग्राउंड से रहता हूँ जहाँ कभी भी इस ढंग से चीजों को नहीं किया गया। ये बेचारगी नहीं चलेगी। समस्या आपकी है, यूपीएससी को कोई मतलब नहीं है आपकी समस्या से। आप नहीं, आपसे उनको कोई प्रेम नहीं है, आपके टैलेंट से उनको प्रेम है। देश को अच्छे ऑफिसर चाहिए, वो ऑफिसर। हाँ, अब ये कहोगे कि मैं ज्यादा बेटर अच्छा तो आप प्रूव करोगे। ए लॉट ऑफ पीपल, मैं हमेशा ए लॉट ऑफ टाइम कहता हूँ कि बहुत बार जो हमारा एग्जाम पैटर्न है, तो कुछ वो कैंडिडेट जिनको एक्चुअल में जाना होता है वो नहीं जा पाते हैं, और कुछ वो कैंडिडेट जिन्हें नहीं जाना होता कोर्स में वो चले जाते हैं। एवरी टाइम होता है। लेकिन दिस इज सो, वो है आपका, तो आपको प्रूव करना पड़ेगा। यू आर नॉट ओनली जस्ट गुड इन पेपर 1, यू हैव टू बी गुड इन पेपर 2 ऑल्सो। सो आपको करना है। अब बुक्स की बात है तो मैं ऑलरेडी ये बोलता हूँ कि जो आपका मेनली होलिस्टिक वे में देखो तो बुक की जरूरत नहीं होती है। बुक की जरूरत आपका मेनली ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से है। और जैसे रे एंड मार्टिन लोगे तो उसमें थोड़े कंपोजिशन राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ कंपोनेंट्स आपका मिलेगा। तो आप बुक में ले सकते हो रे एंड मार्टिन हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन, यश चांद पब्लिकेशन का आता है, ठीक है। तो ये वन ऑफ द बेस्ट बुक है, हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन, यानी कि ये 10th क्लास के लिए स्टूडेंट्स के लिए एक अप टू क्लास 10th के लिए है। और जो भी चीजें जनरली ग्रामर में पूछी जाती है, मेजोरिटी ऑफ चीजें जो है आपका अप टू 10th क्लास तक का ये है। तो उसको करोगे। या फिर ब्रिटिश इंग्लिश ग्रामर, डॉक्टर अशोक कुमार सिंह, स्टूडेंट्स फ्रेंड्स पब्लिकेशन का, ये पटना का पब्लिकेशन है। तो पता नहीं अब ये सब जगह बुक मिलता होगा या नहीं, लेकिन इधर बिहार, यूपी और ये हिंदी बेल्ट वाले में मिल जाता होगा। अदरवाइज आज की डेट में ऑनलाइन में कहीं से भी मिल जाता है। तो ये स्टूडेंट फ्रेंड्स का है, ठीक है। तो मैंने उन दोनों बुक को देखा है रेफर। और बहुत सारे आपके पास बुक्स होते हैं, लेकिन ठीक है, जो आपको जरूरत है सिंपल। या किसी ने अब कोई बोलेगा मैंने ये सर का लिया हुआ, इस मैम का, एट द एंड ऑफ द डे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं किसी भी बुक को इम्पोज नहीं कर रहा हूँ, मुझे किसी बुक से कोई ये नहीं है। हाँ, अब ये है जैसे कि जो अच्छी बुक है आज मैं उसको रेफर। अब मान के चलो हजारों बुक है, आप ग्रामर का ही लो, इंग्लिश जितने पता चला कि इंग्लिश के टीचर होते हैं उन्होंने बुक लिख दिया, तो ठीक है आप कोई भी लो। लेकिन कुछ जो बुक्स होते हैं ना, कि एक पर्सन है अपना होल लाइफ जो है इस बुक को लिखने में डिवोट किया, तो उनमें देखोगे कि ग्रामर कम होता है, स्पेशलिस्ट किसी चीज के हैं। अब मान के चलो कि ग्रामर की बुक में भी लिख दूं, लिखने में तो कुछ नहीं है, कंपाइल करो, इधर से लो उधर से लो और सारे को कंपाइल कर दो, तो उसका फायदा नहीं होता है ना वो सारी चीजें जो है। तो
ये कोई जरूरी नहीं है कि आप चीजों को उस ढंग से करो। आप अपना प्रॉपर तरीका से किसी भी बुक को लो और उसको करो। लेकिन जो आपके पेपर टू है, ग्रामर के पार्ट को छोड़ दिया जाए और रीडिंग कम्प्रिहेंशन और प्रेसी, तो सारे जो टॉपिक्स हैं डायनामिक टॉपिक हैं। डायनामिक टॉपिक में क्या होता है कि आप न्यूज़पेपर को रेगुलर रूप से देख रहे हो, न्यूज़पेपर को रेगुलर रूप से पढ़ रहे हो, तो आपके लिए वो फायदा होता है, आप उसके बेटर तरीके से कर सकते हो। और यदि आप न्यूज़पेपर एडिटोरियल वगैरह नहीं, तो आप एवरेज लिख सकते हो। एक चीज ध्यान रखो कि किसी भी टाइम आप, जो भी एक अच्छा वेल प्रिपेयर्ड कैंडिडेट है ना, उसको किसी भी टाइम कहोगे तो वो एवरेज स्कोर ले आएगा। एवरेज स्कोर मान के चलो कि एक ऐसे 20 मार्क्स का है, तो एवरेज 8 मार्क्स किसी भी टाइम ले आएगा, किसी भी टाइम, जिस भी टाइम बोलो। लेकिन ये 8 नहीं चाहिए, हमको 11 चाहिए, हमको 10 चाहिए, हमको 12 चाहिए। ठीक है, तब आपको स्ट्रगल करना पड़ता है। कुछ कैंडिडेट हैं जिनके, हाँ, आप जो प्रिपेयर नहीं हो तो 8 तो छोड़ो, 2 भी लाना हो सकता है मुश्किल हो जाए, कोई टॉपिक ऐसा दिया हुआ है। लेकिन जो वेल प्रिपेयर्ड कैंडिडेट हैं, तो वो किसी भी टाइम, वो उस समय रिवीजन में नहीं है या उस समय तब भी वो 8 मार्क्स ले आएंगे। लेकिन आपका टारगेट होना चाहिए कि हमें 10, 11, 12, 12 से ज्यादा का टारगेट। हाँ, कुछ एक्सेप्शन है, उसमें आप 14 ला सकते हो, 15 ला सकते हो, यदि आप उतने कैपेबल हो तो। लेकिन कभी भी ध्यान रखो कि ऐसा ना हो कि किसी में हम 15 ले आए और एक पूरा टॉपिक छूट जाए, ये नहीं होना चाहिए। तो ये जितने का भी देखो, जैसे अभी ललित का भी यही सिचुएशन था कि आप एक्सेलेंट होने का कोशिश नहीं किसी में करो, आप एवरेज प्लस करो, आप पेपर को कंप्लीट करो। ये आपका टारगेट होना चाहिए, ये आपका लक्ष्य होना चाहिए कि आप प्रॉपर पेपर को कंप्लीट करो। ये सबसे जरूरी आपके लिए है, तो इसको करो। कुछ भी क्वेश्चन, क्यूरी, डाउट्स होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, या हमें इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498 या टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे मैसेज कर सकते हो। ऑलरेडी हमने आपको बोला हुआ है कि जो भी पेड प्रोग्राम में ज्वाइन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो कल 15th है, कल 15 अक्टूबर, तो मैंने ऑलरेडी आपको बोला था कि 15 अक्टूबर तक आपको डिस्काउंटेड रेट पे है, फिर उसके बाद आपको थोड़ा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो ठीक है, उसका जो वीडियो है वो मैं आपको पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, उसका मैं बता चुका हूँ। 11 अक्टूबर को उसके बारे में बताया था। चीजों देखो, आप खुद कर सकते हो तो करो। ये कुछ कंपोनेंट्स है मैं हमेशा ओपन में कराऊंगा, कुछ जो है वो सारी चीजें तो आपको क्लोज्ड ग्रुप में ही मिलेगा, क्योंकि फीडबैक से लेकर के सारे कंपोनेंट्स तो वो मिलेंगे। जो भी इंटरेस्टेड हो आप मैसेज कर सकते हो। ओके, थैंक यू, और ये कंटिन्यू चलता रहेगा।